ठीक है, किसी में धारा 463 से शुरू करना था। आपका फोर्जरी या कूटकरण, प्रत्येक लाइन पूछा जाता है। एक बार यूपीजे में पूछा गया है कि फोर्जरी क्या होती है या कूटकरण क्या होता है। कूटकरण मतलब नकली, ना एक्चुअली नकल करना या नकली आपका दस्तावेज तैयार करना या नकली वसीयत तैयार करना इत्यादि। बस यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, अंडरलाइन कर लीजिए। तो कूटकरण की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आपका बस जवाब होना चाहिए 463। यूपी में आ चुका है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि 463 कब प्रतिस्थापित की गई या नए सिरे से कब लिखी गई या कब इसमें संशोधन हुआ। तो 463 में लिख लीजिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 द्वारा यह प्रतिस्थापित की गई है। ऐसा क्वेश्चन आपका यूपीजे ने बनाया और ये बनाया था कि कौन सी धाराएं इधर की प्रतिस्थापित है। वैसे बाद में क्वेश्चन को हटा दिया, गलत आंसर था, लेकिन ये क्वेश्चन बना है यूपीजे में। अगला लिखिए भाई आपका 464 लिखिए, मिथ्या दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचना। एडिट डाल लीजिए, आप डायरेक्ट पर भी अंडरलाइन कर सकते हैं। इधर मिथ्या दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचना, ये लिख लीजिए आपका सन 2008 में प्रतिस्थापित की गई धारा। बस उसी को लिखते रहे, सन 2008 में। बहुत अंदर जाकर पूछे तो ये पूछ सकता है। इसके बाद देखिए आपका इधर 470 अंडरलाइन करिए, कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। 470 के बाद आप देखिए अनंत संभावनाएं भाई नहीं चल सकती। इसके बाद लिखिए 477A, बस हेडिंग याद रखिएगा इधर, लेखा का मिथ्याकरण यानी कि अकाउंट का मिथ्याकरण। 477A कैपिटल है, लेखा का मिथ्याकरण। इसके बाद संपत्ति चिन्ह के बारे में है, ये धाराएं आपका इतिहास में कभी नहीं पूछी गई है। फिर करेंसी नोट और बैंक नोट, ये भी इतिहास में आज तक कभी क्वेश्चन बना नहीं है। भाई जबरदस्ती इसमें हाथ न डाला जाए, यानी कि इसको जबरदस्ती न पढ़ाया जाए। बस 477A से आगे बढ़िए। देखिए आपका फिर बता दीजिए भाई, अनंत संभावनाओं को लेकर हम नहीं पढ़ा सकते आईपीसी में और आपका संविधान में। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे 10% जो बिना पढ़ाए हुए हो, बात मान के चलिए कि आ जाए न आए छोड़ दी। हाँ, लेकिन आपका अध्याय 19 लिखिए भाई, अध्याय 19 इधर से अब फिर आपका क्वेश्चन बनना प्रारंभ होगा। लिखिए अध्याय 19, सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में। हेडिंग डालिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है, सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में। अध्याय 19 धारा 490 से लेकर 491 यानी कि 490 से लेकर 491। देखिए इसको जब भी पढ़िए आपका क्वेश्चन का मॉडल पहले लिखवा दिया जाए। 490 आपका रिपील है और 491 एक सेक्शन केवल बचा है। यहाँ से आपका ज्यादा क्वेश्चन बनने का चांस रहता है
तो जो पहले क्वेश्चन बन जाए तब इसके बाद इसको थोड़ा कोरिलेट भी करना पड़ेगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट से कोरिलेट करके पढ़ा जाता है, लेकिन पहले लिख लीजिए सेवा की संविदा भंग करना कहाँ दंडनीय है। पहले लिखिए, सामान्य बात है कि यहीं से क्वेश्चन आ जाए, उसके बाद तो 2-4 मिनट समझाया जाएगा। सेवा की संविदा भंग करना किस धारा में दंडनीय है? पहला क्वेश्चन ये बनता है, सेवा की संविदा भंग करना, तो आपका जवाब रहेगा 491, सेवा की संविदा भंग करना। इसके बाद आपका पूछ सकता है दूसरा क्वेश्चन मॉडल कि संविदा भंग को आईपीसी की किस धारा में आपका कह सकते हैं दंडनीय बनाया गया है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को केवल एक धारा में दंडनीय बनाया गया है, वह आपका है 491। लिखिए, संविदा भंग को सेक्शन 491 में दंडनीय बनाया गया है। ये दूसरा मॉडल आपका पूछ सकता है कि संविदा भंग को किस धारा में दंडनीय बनाया गया है। देखिए, तीसरा मॉडल ही ज्यादा आया हुआ है, चाहे उत्तराखंड हो इत्यादि राज्यों में, एमपी में, और वह ये बना है कि किस धारा के तहत केवल ओमिशन यानी कि लोप को, यानी कि कार्य न करने को दंडनीय बनाया गया है, कार्य को नहीं, केवल किसको? लोप को। तो आपका जवाब रहेगा 491। ये क्वेश्चन अंडरलाइन करिएगा, यही ज्यादा बना। लिखिए, इस धारा में केवल लोप को, लोप यानी कि ओमिशन, ओमिशन मतलब कि कोई कार्य न करना, इस धारा में केवल लोप को दंडनीय बनाया गया है, दंडनीय बनाया गया है। वैसे इतने में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका पहले संविदा अधिनियम देखिए, संविदा अधिनियम की धारा 10 देखना है, धारा 11 देखना है, फिर आपका 68 देखना है, और फिर आपका 73 देखना है, और उसके बाद आपका आईपीसी की धारा 491 लास्ट में आएगी। देखिए, आपका 4 धाराएं संविदा अधिनियम की पहले पढ़नी है। आपका सबसे पहले सेक्शन 10 पढ़ाया जाए। कोई एग्रीमेंट या कोई करार संविदा में तभी कन्वर्ट होगा जब वो धारा 10 की शर्तों की पूर्ति करता हो। और धारा 10 में पहली शर्त है आपका कि संविदा के पक्षकार कॉम्पिटेंट हो, यानी कि सक्षम। अब सक्षम या कॉम्पिटेंट कौन होगा संविदा के लिए, ये सेक्शन 11 में बताया गया है। और कॉन्ट्रैक्ट की धारा 11 कहती है कि ऐसा व्यक्ति जो उस विधि के अनुसार जिससे वह शासित होता है वयस्क हो, दूसरा स्वच्छित हो, और तीसरा किसी कानून द्वारा संविदा करने के लिए निर्योग्य या अयोग्य घोषित न हो। बिहार में इस बार बना भी था कि संविदा के लिए वयस्कता कितनी चाहिए। तो वयस्क भारत में कौन माना जाएगा जो कितने साल की एज का हो गया? 18 बना भी था इस बार बिहार में भी। अब समस्या ये आई कि भाई अगर कोई माइनर है तो वह तो संविदा करता है, तो वह संविदा क्या होगी? तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के बाद में जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ ने बता दिया कि अवयस्क द्वारा की गई संविदा वार्ड एक्ट इनिशियो होती है, यानी कि प्रारंभतः शून्य या आरंभतः शून्य। लेकिन अब लेकिन लगाकर चलना है। कॉन्ट्रैक्ट की धारा 68 से लेकर 72 तक में कुछ ऐसे संव्यवहारों का उल्लेख है जहाँ की धारा 10 की शर्तों की पूर्ति न होते हुए भी कानून
उनको संविदा जैसे मान लेता है। संविदा है नहीं, लेकिन संविदा जैसा क्या किया जाता है, माना जाता है। इसे कोसाई कॉन्ट्रैक्ट या संविदा कल्प कहा जाता है। और 68 आइए देखा जाए। पहले 68 बताती हैं कि अगर कोई अवयस्क है या पागल है और उसके जीवन में स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती है, तो ऐसी दशा में उसकी प्रॉपर्टी से उसका कीमत वसूली जा सकती है। व्यक्तिगत नहीं, किससे? प्रॉपर्टी से। अब 491 आ जाइए आपका IPC 491 बस ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अवयस्क से सेवा की संविदा किया है सामान आपूर्ति करने की, और वह अवयस्क को सामान आपूर्ति नहीं करता, तो ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, संविदा भंग हुआ। लेकिन IPC इसे अपराध भी मानती है और इस धारा में सेवा की संविदा भंग को अपराध बना दिया गया है। और 9(1) यानी कि सिविल मामला है, लेकिन किसमें लॉर्ड मैकाले ने रख दिया है? क्रिमिनल में। कौन सी धारा में? 491। और जो व्यक्ति जिम्मेदारी लिया है कि हम आवश्यक वस्तुएं आपूर्ति करेंगे, अगर वह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, अवयस्क को आवश्यक वस्तुएं आपूर्ति नहीं करता, तो वह व्यक्ति IPC की धारा 491 के तहत सजा का हकदार होगा। और सजा कम है भले ही, लेकिन दंडनीय तो है। देख लीजिए दंड भाई, 3 वर्ष तक 3 महीने 3 मास तक का कारावास या जुर्माना 200 रुपए या दोनों। 3 मास तक का कारावास या जुर्माना 200 रुपए या दोनों। अब आइए अध्याय 20, हेडिंग डालिए। अध्याय 20 से भी आपका एक क्वेश्चन निश्चित बनेगा। अब सेक्शन पूरा याद करना है। अध्याय 20 से भी 21 से भी बनता है, 22 23 इसके बाद बचेगा। लिखिए भाई, अध्याय 20 विवाह संबंधी अपराधों के विषय में। हेडिंग डालिए, विवाह संबंधी अपराधों के विषय में 493 से लेकर 498, 493 से लेकर 498 विवाह संबंधी अपराधों के बारे में सेक्शन 493 से लेकर 498 एक क्वेश्चन भाई निश्चित बनता है। देखिए कहाँ क्या क्या क्वेश्चन बना आपका UPJ में। इस बार जो बना था 498 बना था, यानी कि किसी विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाना या लेकर भगा ले जाना, ये इस धारा में दंडनीय है। ये आपका UPJ पिछली बार बनाया था। तो कौन सी धारा? 498। इसके बाद झारखंड ने जो बनाया वह 497 से बनाया कि किस वाद में IPC की धारा 497 को अवैध या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। तो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और फिर UPJ ने पिछली बार बनाया था क्वेश्चन इस पर भी कि किस केस में कहा गया कि पत्नी पति की संपत्ति नहीं है, तो किस केस में कहा गया? जोसेफ साइन। और बाइगेमी दंडनीय है 494 में और 495 में। और आपका तमाम चीजें देखनी है, लेकिन आपका शुरुआत किया जाए। देखिए आपका 44 से शुरुआत करिएगा जब भी पढ़िएगा। सेक्शन कौन सा? 44। देखिए आपका 44 में क्षति को परिभाषित किया गया है, जिसमें कि क्षति का मतलब हुआ शरीर को नुकसान पहुंचाना या संपत्ति को पहुंचाना या ख्याति को। तो ख्याति इसके बाद आएगा या मन को। तो अगला क्वेश्चन ये बना कि विवाह संबंधी अपराधों में शरीर को नुकसान होता है कि संपत्ति को, कि ख्याति को, कि मन को। तो मन। लिखिए विवाह संबंधी अपराधों में व्यक्ति की
वैवाहिक भावनाएं आहत होती हैं। विवाह संबंधी अपराधों में व्यक्ति की वैवाहिक भावनाएं आहत होती हैं। वैवाहिक भावनाएं आहत होती हैं। अतः ये अपराध मन को क्षतिकारित करते हैं। अतः ये अपराध मन को क्षतिकारित करते हैं। आइए 493 लिखे भाई, लिखे 493 हेडिंग डालिए 493। विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। लिखिए इसको हेडिंग। विधि पूर्ण विवाह का प्रवंचना से, देखिए आप डायरेक्ट से पढ़ सकते हैं, अलग लिखवाए जाए वो भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप लिखिए भाई। दूसरा भी उपाय मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट की भाषा चल रही है और उसी में आपका कुछ कोरिलेशन एक्स्ट्रा चल रहा है, तो आप एक्स्ट्रा बातें चाहें तो लिख सकते हैं और डायरेक्ट की बातें तो समझना है। यानी कि विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। इसका पहला इसका देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये धारा 493 दी गई है, इस धारा के तहत अपराध केवल और केवल पुरुष द्वारा हो किया जा सकता है, आपका किसी महिला द्वारा नहीं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, लिखिए इस धारा के तहत अपराध केवल पुरुष द्वारा किया जा सकता है, महिला द्वारा नहीं। पहले सामान्य बातें लिखिए तब आपका और लिखवा महिला द्वारा नहीं, पहला क्वेश्चन आपका है। फिर आपका पूछा जा सकता है कि और कौन सी धाराएं हैं जिसमें कि इधर अपराध केवल पुरुष कर सकता है, महिला नहीं। तो एक और धारा थी 497 जो निपटा दी गई, अभी निपटाना बताया जाएगा, उसमें 2-3 और नियम बताए जाएंगे। पहले 493 देखा जाए। आपका दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, लिख लिया ना ये पुरुष द्वारा। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है क्या किसी की कौन सी धारा है जो आपका निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब कि इसका यूज नहीं किया जाता, तो वह है आपका 493। लिखिए यह धारा निष्क्रिय मतलब अवैध नहीं है, लागू नहीं होती, वो अलग बात नहीं बताएंगे पहले। यह धारा निष्क्रिय प्रकृति की है या भाषा में एक और मृत प्राय, मृत धारा नहीं भाई। लिखिए निष्क्रिय प्रकृति की है या मृत प्राय, मृत न मान, ये मृत नहीं है, मृत प्राय, मृत के समान मृत। यह धारा निष्क्रिय प्रकृति की है। दूसरी भाषा में लिखिएगा मृत प्राय। मृत प्राय का मतलब ये हुआ मरी तो नहीं है, यानी क्या बात नहीं घोषित की गई है, लेकिन आपका ज्यादा अप्लाई नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसका कारण हम बता दें पहले। क्योंकि 493 में जो ऑफेंस दिया गया है वह दुराचार या बलात्कार की भी श्रेणी में आता है। अतः ऐसी दशा में इस धारा का यूज न करके आपका 376 का यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें सजा अधिक है और इस धारा में सजा कम है, इसीलिए इसका ये मृत प्राय है। अब इसमें क्या दिया गया है धारा में, तो देखिए अब डायरेक्ट की भाषा तब लिखवा जो भाई, लेकिन मृत प्राय धारा है, ये जरूर याद रखिए। देखिए भाई 3 बातें याद रखना है। देखिए आपका डायरेक्ट की भाषा देखिए,
हर पुरुष, तो पहला क्वेश्चन यह है कि यहाँ कौन अपराध कर सकता है? केवल पुरुष। हर पुरुष जो किसी स्त्री को जो विधपूर्ण उससे विवाहित न हो, प्रवंचना से यानी कि धोखा देने का इरादा, धोखे से यह विश्वास कारित करेगा कि वह विधपूर्ण उससे विवाहित है, यानी कि कोई स्त्री है, किसी पुरुष से वैध विवाह नहीं हुआ, विवाह हुआ ही नहीं, लेकिन पुरुष धोखा से यानी कि प्रवंचना से उसको उत्प्रेरित करता है कि हम और तुम क्या हैं? विवाहित हैं, उत्प्रेरित विवाहित हैं, और इस विश्वास में उस स्त्री का अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, यानी कि उस स्त्री के साथ रिलेशन बनाता है शारीरिक। तो ऐसी दशा में आपका पहला आया 375 का, अगर तथ्य का भ्रम दिखाकर रिलेशन बनाया जाता है तो ये तो बलात्कार या दुराचार भी माना जाएगा और इस धारा में भी आएगा। इस धारा में दंड कम है तो क्यों लगाया जाए, इसीलिए मृत प्राय है। तो ये आपका दंड इसमें है 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। और दुराचार के मामले में जो सजा दी गई है वह सजा दी गई है अधिकतम आजीवन कारावास। तो अब ये होता है कि आईपीसी की धारा जो आपका 493 है वह आपका क्यों लगाई जाए, क्योंकि ऐसा ही प्रावधान आपका किस धारा में दिया गया है। तो आपका कह सकते हैं कि 376 में भी दंड है, तो ये कम लगते हैं धारा भाई, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? मृत प्राय, यानी कि मरे के समान। मरी नहीं है लेकिन मरे के समान है, सुसुप्त है, यानी कि आपका फिर बता दो अवैध नहीं है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछ सकता है मृत प्राय। दूसरा देखिए आपका 494 और 495, ये जो दो धाराएं हैं ये बाइगेमी से संबंधित हैं, अर्थात ये दोनों धाराएं आपका दुर्विवाह से संबंधित है। यहाँ भी आपका 494 और 495 जो धाराएं हैं ये बाइगेमी या दुर्विवाह से संबंधित हैं। यहाँ भी टेक्निकल क्वेश्चन बनता है और यहाँ आपका 3-4 टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं, उसी को कवर करना है। देखिए 494 कब लागू होगी और 495 कब आईपीसी लागू होगी, पहले ये समझिए। अगर बाइगेमी करता है और दूसरे पक्षकार को बताकर करता है या दूसरा पक्षकार जानता है कि ये पहले से विवाहित हैं, तब 494 और छुपाकर